नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 12 शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, बैंकिंग इन इंडिया। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसे बहुत से टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जो अक्सर कर हम लोग न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं। जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गया, जैसे कि बेस रेट हो गया, जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग हो गया MCLR, फिर मॉनेटरी ट्रांसमिशन, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी। और एक्चुअली में इन सब चीज़ों को लेकर रिसेंटली भारत सरकार ने और RBI ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, इनको भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों इस वीडियो में समझा दूं, नहीं तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज तो पूरी समझा ही दूंगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगली वीडियो में टेकअप कर लेंगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं तो थोड़ा इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है भाई, बैंकिंग टर्म के ओरिजिन की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न वर्ड से आया, हमारा बनाया हुआ नहीं है। बैंकिंग टर्म को पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेजों ने 17वीं शताब्दी में। तब से लेके आज तक ऑब्वियस सी बात है हमारे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के बेसिक्स आपको मैंने पहले कई बार बताए हैं। बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किसी से पैसा लेते हैं और फिर उसी पैसे को ब्याज पे आगे घुमाते हैं। जिससे पैसा लेते हैं उसको थोड़ा ब्याज देते हैं, जैसे आगे घुमाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ब्याज लेते हैं, और बीच का मुनाफा जो एक्स्ट्रा होता है ब्याज का वो खाते हैं। ठीक है, हालांकि ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है, इसमें बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ समझने करेंगे, कोशिश करेंगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या हैं। तो बेसिकली बैंकिंग कंपनीज को आप फाइनेंशियल कंपनीज भी बोल सकते हो, लेकिन वो फाइनेंशियल कंपनीज जो कि बैंकिंग वाला काम नहीं करती उनको आप बोलोगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। लेकिन इतना आसान नहीं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को समझना। बैंक क्या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंगेज प्राइमरली इन मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स एंड फॉरवर्डिंग लोन्स, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये जितने प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं और जितने प्रकार के लोन होते हैं बहुत अलग होता है। लोन 10 अलग अलग प्रकार के, कोई धंधे के लिए लोन ले रहा है, कोई आपका घर खरीदने के लिए लोन ले रहा है, किसी भी चीज के लिए लोन लिया जा सकता है। ठीक है भाई, और ऑब्वियसली बात है डिपॉजिट्स भी बहुत अलग प्रकार के। कोई डिमांड डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहा है, कोई टर्म डिपॉजिट कर रहा है, इन सबको भी अभी हम आगे देखेंगे। डिमांड डिपॉजिट मतलब आपका जो भी डिपॉजिट है वो कभी भी आप बैंक से निकाल सकते हो। टर्म डिपॉजिट मतलब जो आपने डिपॉजिट थोड़े समय के लिए लॉक इन कर दिया है। गॉट इट। ज्यादातर केसेस में आप देखोगे NBFC में जो डिपॉजिट्स होते हैं ना वो टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट जल्दी नहीं होते NBFC में। अब यही हम समझेंगे कि एक और कैटेगरी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नॉन बैंक, जिसको आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हो। ठीक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दे आर फास्ट इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है भाई, इट इज ए हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अदर देन कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से अलग है। दे परफॉर्म फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। अभी कौन सी नई बात है, बैंक भी तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करते हैं, लेकिन ये दूसरे प्रकार का फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करते हैं। ये डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते हैं, लोन भी देते हैं, एडवांसेस, लोन्स एडवांसेस एक ही चीज समझ लीजिए, लीजिंग, हायरिंग, परचेज। आप बोलोगे ये सब तो बैंक भी करता है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या कर रही है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए, दे कैन नॉट हैव सर्टेन एक्टिविटीज एज देयर प्रिंसिपल बिजनेस। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, सेल, परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन सब चीजों में आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होंगी। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होते। प्रिंसिपल बिजनेस समझ रहे हैं ना, प्रिंसिपल मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करने लग गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही काम करने लग गई, ऐसा नहीं हो सकता NBFC। क्यों? क्योंकि हम मान लो कल की डेट में रिलायंस या कोई बहुत बड़ी कंपनी अपनी NBFC बना दे और फिर उस NBFC से अपनी इंडस्ट्री को आप देख सकते वो लोन पे पैसा देने लगे। ज्यादातर NBFCs को प्राइवेट सेक्टर ने बनाया, तो NBFCs पैसा दे सकती है इंडस्ट्रीज को, बट ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल बिजनेस ही उसने अपना इंडस्ट्री बना लिया, नहीं। उसका जो पोर्टफोलियो है काफी डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। तो करेगी क्या यहाँ पे NBFC? भैया ये देखिए, लोन देते हैं। किसको लोन देते हैं? होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को। वो लोग जो कि आसानी से बैंकों से जाके लोन नहीं ले सकते, वो यहाँ पे NBFC से आके लोन ले सकते हैं। होलसेल, रिटेल ट्रेडर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो ये समझ लीजिए इंडस्ट्रीज को लोन मिलता है, बट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी प्राइम बिजनेस नहीं हो सकता किसी NBFC का, ये याद रखिएगा। ओके, NBFCs की एक और खास बात है यहाँ पे। मेन डिफरेंस क्या होता है एक बैंक में और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, कि दे आर नॉट अलाउड, दे डोंट अलाउ डिपॉजिटर्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट। समझिए बात को, बैंक में आपने एक अकाउंट खोला, जब बैंक में आपने एक अकाउंट खोला
जैसे सेविंग अकाउंट खोला या करंट अकाउंट खोला, ये क्या है? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब आप डिमांड करोगे तब आप बैंक से जाके पैसा निकाल सकते हो, ये होता है डिमांड डिपॉजिट। तो आपके पास डिमांड डिपॉजिट है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आप बैंक से जाओ अपना पैसा निकालो, सिंपल है। ऐसा एनबीएफसी में नहीं हो सकता, क्योंकि एनबीएफसी में आप डिमांड डिपॉजिट वाला अकाउंट खोल ही नहीं सकते हो। एनबीएफसी में आप टर्म डिपॉजिट ही डालोगे, 1 साल से लेके कम से कम 5, मतलब 1 साल से 5 साल की रेंज में। आप डिमांड डिपॉजिट एनबीएफसी में नहीं डाल सकते हो। जब आपकी डिमांड डिपॉजिट है ही नहीं एनबीएफसी में, तो आप जब मन चाहो तब जाके अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाओगे एनबीएफसी से। और यही फर्क होता है कि एनबीएफसी और बैंक में। फिर चलो, अब हमने देखा कि भाई एनबीएफसी पैसा उधार पे भी घुमाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, छोटे मोटे लेंडर्स को। तो पैसा आता कहां से? तो भैया पब्लिक आके डिपॉजिट कर सकती है, लेकिन केवल टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट यहां नहीं है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है भाई। दूसरा, एनबीएफसी मार्केट से पैसा उधार भी उठा सकता है, ठीक है ना। एनबीएफसी मार्केट से पैसा उधार भी उठा सकता है और उसको आगे लोन पे घुमा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होलसेल रिटेल ट्रेडर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को ये पैसा आगे घुमाते हैं। अब तो बहुत अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करता है फाइनेंशियल सेक्टर में, कौन? एनबीएफसी। और एनबीएफसी को काफी हद तक बैंकिंग सेक्टर के कॉम्प्लीमेंट्री समझा जाता है, जो कि एनबीएफसी की सर्विसेज काफी हद तक कस्टमर ओरिएंटेड है, प्रोसीजर्स काफी सिंपल है, और जो भी डिपॉजिट्स होते हैं एनबीएफसी के अंदर उनके ऊपर ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एनबीएफसी में पैसा डाला है तो आपको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, आपको ठीक ठाक पैसा रिटर्न वहां पे भी मिलेगा। पर एक बात याद रखना, जो बैंकों में आप पैसा डालते हो वो कुछ हद तक इंश्योर होता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ये बोलता है कि 5 लाख तक का पैसा आपका इंश्योर्ड अगर आपने बैंक में डाला है। बट अगर आपने एनबीएफसी में पैसा डाला है तो आपका पैसा इंश्योर नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। समझ गए बात को? अब यहाँ पे एनबीएफसी को रेगुलेट कौन करता है? तो आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, उसकी डिपॉजिट्स को, लेंडिंग को। वैसे तो 2 प्रकार के एनबीएफसी होते हैं, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनको आप एनबीएफसी डी भी बोलते हो, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनको आप एनबीएफसी एनडी भी बोलते हो। लेकिन अब तो आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी कंपनी अपने आप को एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर करना चाहती है वो डिपॉजिट टेकिंग ही होनी चाहिए। ठीक है भाई। और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है? तो एनबीएफसी के लिए मैंडेटरी है कि वो डिपॉजिट टेकिंग कंपनी हो, वो रजिस्टर्ड हो अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, उसका एक मिनिमम नेट ओन्ड फंड हो 2 करोड़ रुपए का। नेट ओन्ड फंड मतलब जो भी उसका पेड अप कैपिटल है, जो भी उसमें पैसा लगाया हुआ है, जो भी उसके पास पैसे के रिजर्व्स है, इसमें से उसके लॉसेस वगैरह को हटा दो, एक्सपेंडिचर और इनटेंजिबल एसेट्स को हटा दो, तो जो पैसा, मतलब कुल मिला के उसका जो प्रॉपर एसेट है एनबीएफसी का, वो आप कह लो उसका नेट ओन्ड फंड है। तो कम से कम नेट ओन्ड फंड होना चाहिए 2 करोड़ का। इन सब चीजों को वेरीफाई कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई वेरीफाई करेगी, चूंकि आरबीआई इज द रेगुलेटर। अब सवाल उठता है यहाँ पे कि ओवरऑल कुछ कंपनियां एनबीएफसी की टेक्निकल परिभाषा के तो अंदर आती हैं, बट उनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता कि किसी कंपनी के ऊपर डुअल रेगुलेशन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि डायरेक्ट सेबी के अंदर आती हैं और वो एनबीएफसी है, जैसे स्टॉक ब्रोकिंग फर्म हो गई, मर्चेंट बैंक हो गई, वेंचर कैपिटल फंड हो गया। अब इस प्रकार की कंपनीज भी एनबीएफसी है, सेबी के अंदर ये रजिस्टर्ड है, तो सेबी इनको रेगुलेट करेगा, तो आरबीआई डुअल रेगुलेशन नहीं करता। कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो वो भी एक फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसको रेगुलेट करती इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एडा, तो यहाँ पे फिर आरबीआई इंटरवीन नहीं करता। फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इसको रेगुलेट करता है नेशनल हाउसिंग बैंक, तो यहाँ पे आरबीआई इंटरफेयर नहीं करता है। कोई निधि कंपनी है, इसको रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर कंपनीज एक्ट 1956, तो यहाँ पे आरबीआई इंटरफेयर नहीं करता। फिर चिटफंड कंपनी हो गई, इसको रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेट करते हैं अंडर चिटफंड एक्ट, आरबीआई रेगुलेट नहीं करता। बट चिटफंड कंपनीज के ऊपर आरबीआई ने अब बहुत प्रकार की रेगुलेशंस लगा दी हैं। ओके। फिर अगर आप बात करो तो डिपॉजिट्स के रिस्पेक्ट में भी एनबीएफसीज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब किस किस प्रकार के डिपॉजिट्स एनबीएफसी ले सकते हैं। तो भैया सबसे खास बात तो ये है कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, मतलब आप एनबीएफसी में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। पहली चीज, आप हमेशा खोलोगे तो टर्म अकाउंट खोलोगे, मतलब एक लंबे समय के लिए अगर आप पैसा डाल रहे हो तो ठीक है। डिमांड डिपॉजिट आप नहीं डाल पाओगे, टर्म डिपॉजिट फिर भी डाल सकते हो। टर्म डिपॉजिट मतलब जो 1 साल से ज्यादा के, लंबे समय के। ओवरऑल जब पैसा आता है आपका, पब्लिक डिपॉजिट आता है एनबीएफसी के लिए, तो वो मिनिमम 12 महीनों के लिए आता है और मैक्सिमम 60 महीनों के लिए आता है। मतलब अगर एक बार आपने पैसा डाला तो 12 महीने से पहले तो विड्रॉ नहीं कर पाओगे। 12 महीने से लेकर 60 महीने तक को लिए डिपॉजिट्स ले सकती है एनबीएफसी किसी एक डिपॉजिटर से। ठीक है। अब कुछ सीलिंग रेट्स फिक्स किए हैं एनबीएफसी ने। देखिए, एनबीएफसी में आके किसी ने अगर डिपॉजिट डाला है तो किसी दान धर्म में तो डाला नहीं है, वो एनबीएफसी से कुछ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेगा। अब मान लो कोई एनबीएफसी हमारे सामने आ गई, एबीसी लिमिटेड, आप देख रहे हो कि एसबीआई में पैसा डालो तो मिलेगा 6%,
और एनबीएफसी में पैसा डालो तो मिलेगा 11%, तो आपकी नेचुरल टेंडेंसी कहाँ होगी, जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो वहाँ चलो पैसा डालने। तो यहाँ पे एक अपर लिमिट फिक्स की आरबीआई ने कि कोई एनबीएफसी ज़्यादा डिपॉजिट लाने के चक्कर में अनसस्टेनेबल या फिर अनफाइनेंशियल तरीके से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ना ऑफर करने लगे अपने डिपॉजिटर्स को, इसलिए एक अपर सीलिंग रेट रख रखा है आरबीआई ने, और उस अपर सीलिंग रेट के ऊपर डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट ऑफर नहीं कर सकता एक एनबीएफसी अपने डिपॉजिटर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। फिर एनबीएफसी की एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए, तभी उसमें डिपॉजिट्स आ सकते हैं। याद रखिएगा, एनबीएफसी में डाले गए डिपॉजिट्स इंश्योर नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का पैसा वापस नहीं मिलेगा अगर एनबीएफसी डूब जाती है तो, ठीक है। और एनबीएफसी को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी मेंटेन करना है। क्या होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, 1000 बार समझाया होगा आज तक मैंने अपने चैनल पे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जानना है तो आप यूट्यूब में सर्च मारो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मेरे नाम अर्शित द्विवेदी के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये सब क्या होता है मैंने एक वीडियो में बता रखा है आपको। लगभग 48,000 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। मैं लिंक उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आगे भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आएगा, अगर आप उस वीडियो पे नहीं जाना चाहते हो तो भाई आप यहीं पे वीडियो देखते रहो, आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर अगर बात की जाए न्यू एनबीएफसी, देखिए 2 नई कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी को भी यहाँ पे अलाउ किया गया है, ठीक है। 2017-18 से फाइनेंशियल सिस्टम में 2 नई कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी को भी अलाउ किया गया है। वो 12th एडिशन में नहीं लिखा है, 13th एडिशन में ही है। आप बस सुनो, आपके पास किताब हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता। एक है एनबीएफसी P2P और एक है एनबीएफसी AA। एनबीएफसी P2P क्या है, पीयर टू पीयर, और एनबीएफसी AA क्या है, अकाउंट एग्रीगेटर। एनबीएफसी पीयर टू पीयर में क्या सुविधा है, सुविधा यह है कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लगाया जाएगा और उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जो एनबीएफसी है वो बोरोवर होगी और ओवरऑल कोई एक लेंडर होगा जो कि एनबीएफसी को पैसा देगा। सिमिलरली उसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जो एनबीएफसी है वो लेंडर भी बन सकती है और कोई दूसरा बोरोवर उसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आके एनबीएफसी से उधार ले सकता है। तो ये पीयर टू पीयर लैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई। ये होता है आपका एनबीएफसी पीयर टू पीयर। लेकिन इस प्रकार की एनबीएफसी डिपॉजिट्स नहीं ले सकती, मतलब लोग जाके वहां पे एक डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, टाइम डिपॉजिट्स वहां पे नहीं खुलवा सकते। तो पब्लिक से डिपॉजिट लेना एनबीएफसी पीयर टू पीयर को अलाउड नहीं है। फिर दूसरा एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर। एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर क्या करेगा कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए या किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए उसकी सारी बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस को किसी एक जगह पे एग्रीगेट करेगा और उसके बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को यह राय देगा कि हाँ भाई आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक प्रकार का आप कह सकते हो कि इन्वेस्टर एडवाइस है यहाँ पे। तो किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए और एक कंपनी के लिए उसके स्कैटर्ड डाटा को कंपाइल करना और उसके स्कैटर्ड डाटा की कंपाइलेशन के हिसाब से ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना और उन ट्रेंड के हिसाब से उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर या डीलर को यह बताना है कि आप यहाँ पे पैसा डाल सकते हो, आप यहाँ पे पैसा नहीं डाल सकते हो। इस प्रकार की भी आप कह सकते हो एनबीएफसी खोली जाएंगी एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर के अंदर। मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप के अकाउंट को वो एग्रीगेट करेंगी और उसके बेसिस पे वो ट्रेंड्स पता करेंगी उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर कुछ रेगुलेटरी चेंजेस भी आए हैं आपके एनबीएफसी में। अब ये कुछ बहुत माइनर सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेगुलेटरी चेंजेस में क्या है कि देखिए एनबीएफसी की 3 कैटेगरी को मिला के एक कैटेगरी बदल दिया गया। पहले जो एसेट फाइनेंस कंपनी होती थी आपके एनबीएफसी की, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती थी, लोन कंपनीज होती थी, इनको तीनों को मिला के क्या बना दिया गया, एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज। एक नई कैटेगरी बनाई गई है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर यह बताया गया है कि ये जो एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कैटेगरी में जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं इसके 20% डिपॉजिट्स को किसी दूसरे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसी कंपनी जिसमें इस पेरेंट एनबीएफसी का कोई स्टेक होल्डरशिप ना हो, कोई रोल ना हो। अब आप बोलोगे सर इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नहीं भी समझ में आया छोड़ दो। आपके लिए समझना क्या जरूरी था, एनबीएफसी का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगली वीडियो में मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके मिलूंगा। जितने ज़्यादा नंबर में हो सके ज्वाइन बटन दबाइए दोस्तों, आपके ज्वाइन बटन दबाने से मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक कर। वीडियो को लाइक और शेयर के बिना मत जाइए।